अरे सोहनलाल भाई, क्या बात है। तुम्हें इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे? अरे भैया, क्या सही बात पकड़ी है तुमने। खजाना ही तो हाथ लगा है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। ये देखो, इतने सारे सोने के सिक्के ये हमारी उस जमीन से निकले हैं जहां मैं हल चला रहा हूं। जहां भी खुदाई करो वहीं से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अब हमारे कंगाली के दिन गए। अब तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? खजाना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह तो एक बंजर जमीन है ना। अरे भैया, अक्सर बंजर जमीन पर ही तो खजाना मिला करता है, क्योंकि उसे कोई हाथ ही नहीं लगाता। अब तो हम जहां भी खुदाई कर रहे हैं वहां सोने के सिक्के ही निकल रहे हैं। यह कहानी है श्यामपुर नामक गांव की, जहां दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई का नाम सोहनलाल और छोटा भाई का नाम मोहनलाल था। माँ बाप के गुजरने के बाद मोहनलाल ने बड़ी ही चालाकी से सारा धन और सारी जमीन हड़प ली थी और सोहनलाल को बस एक छोटी सी जमीन दे दी थी। सोहनलाल दिन भर अपने खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। मोहनलाल बहुत ही लालची आदमी था। इतना धन पाकर भी उसका पेट नहीं भरा था। अब उसकी नजर बड़ा भाई सोहनलाल की जमीन पर थी, क्योंकि सोहनलाल की जमीन काफी उपजाऊ थी। इसमें कुछ भी फसल लगाने से वह फसल बहुत अच्छी होती थी। सोहनलाल ने इस बार धान की फसल लगाया था, जो बहुत ही अच्छी हुई थी। सोहन, आपके छोटे भाई ने धोखे से सारा जमीन अपने नाम कर लिया है और बस आपको छोटी सी जमीन दे दी है। लेकिन हमें इसी जमीन पर खेती करके अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजना होगा, जिससे वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। हाँ सीता, मेरे भाई ने धोखे से सारा जमीन अपने नाम कर लिया है और मुझे एक छोटी सी जमीन दे दिया है। लेकिन वह जमीन बहुत ही उपजाऊ जमीन है। उसमें कुछ भी फसल लगाने से वह फसल बहुत ही अच्छी होती है। इस बार मैंने धान की फसल लगाई है और वह फसल बहुत ही अच्छी हो रही है और कुछ महीनों बाद तैयार भी हो जाएगी। उस फसल को बेचकर अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजूंगा। और कुछ महीनों बाद धान की फसल तैयार हो जाती है। सोहनलाल ने वह फसल को बेचकर अपने बेटे लखन को गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब मोहनलाल को पता चलता है कि सोहनलाल ने अपनी उस जमीन की बदौलत ही अपने बेटे को गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया है, तब मोहनलाल कुछ सोचकर अपने बड़े भाई सोहनलाल के पास उससे मिलने पहुंच जाता है। भैया, मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया है। शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। आपके पास तो इतनी सी जमीन है और इतनी सी जमीन में खेती करके भला आप अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? तुम्हारी बात तो सही है भाई, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। और अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा तो मैं गांव में जो बैंक है उससे कर्जा ले लूंगा। लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा, ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? भला मेरे जिंदा होते हुए आप कहीं और जाकर पैसे उधार क्यों मांगेंगे और बैंक से कर्जा क्यों लेंगे? मैं इस गांव में सबसे अमीर आदमी हूं। अगर मेरा बड़ा भाई दूसरों से उधार मांगेगा तो मेरे लिए कितने शर्म की बात होगी। मेरे होते हुए मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। भाई, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो भी पैसे चाहिए वो पैसे आप मुझसे ले लीजिएगा। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे भाई, मैंने आज तक तुमसे या किसी भी गांव वाले से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा, तो अब उधार कैसे ले सकता हूँ? कोई बात नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई हो। आप मुझसे पैसे ले लेना और बदले में
अपना खेत मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे बाकी गांव वाले रखते हैं। मैं आपसे कोई ब्याज भी नहीं लूंगा। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारे पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। इस खेत से ही तो मेरा घर चलता है और इसी खेत की बदौलत मैं अपने बेटे लखन को शहर पढ़ने के लिए भेज पाया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस खेत से एक दिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। तुम मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हारे पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह बोलकर सोहनलाल वहां से चला जाता है। मोहनलाल को सोहनलाल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहनलाल अभी भी उस जमीन पर कब्जा करने की नई नई तरकीब सोच रहा होता है। मुझे कैसे न कैसे करके भैया से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। उस जमीन से मेरा काफी फायदा होगा। अरे हाँ, यह तरकीब अच्छी है। मोहनलाल उस तरकीब के साथ तुरंत सोहनलाल के खेतों के पास पहुंच जाता है। भैया, मुझे आपकी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी आपका छोटा भाई हूं और छोटा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। इसलिए अब जो मैं आपको बताऊंगा वह सुनकर आप मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और अगर आप सच में मुझे अपना छोटा भाई मानते हो तो इस बार आप मेरी मदद जरूर लोगे। ठीक है भाई, बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। भैया, आप यही चाहते हो ना कि ना तो आपको मुझसे कोई पैसे उधार लेने हैं और ना ही अपनी वह जमीन मेरे पास गिरवी रखनी है। तो आप एक काम करो, गांव के दूसरी तरफ मेरी जो जमीन है वह जमीन आपकी जमीन से 4 गुना बड़ी है। आप कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे आपको काफी अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे के पैसों से आप अपने बेटे की पढ़ाई को पूरा भी करवा पाओगे। बदले में जब तक मेरी जमीन आपके पास रहेगी तब तक आपकी जमीन मेरे पास रह जाएगी। आपको जिस दिन लगे कि आपकी वह जमीन वापस चाहिए, उस दिन मेरी जमीन मुझे वापस करके आप अपनी जमीन ले लेना। सोहनलाल ना चाहते हुए भी छोटे भाई मोहनलाल की बात मान जाता है और मोहनलाल बड़ी ही चालाकी से अपने बड़े भाई सोहनलाल से पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि सोहनलाल पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह इस बात से भी अनजान था कि उन पेपर पर क्या लिखा है। सोहनलाल पेपर पर अंगूठा लगाने के बाद वहां से चला जाता है और मोहनलाल वह जमीन लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है। इस बेवकूफ भैया को पता भी नहीं कि उनके साथ क्या खेला हो गया है। अब यह उपजाऊ जमीन अब मेरा होगा और भैया का बंजर जमीन होगा। कुछ दिनों बाद सोहनलाल उस जमीन पर खेती करने के लिए चला जाता है। जब सोहनलाल उस जमीन पर खेती करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि वह जमीन एक बंजर जमीन है जहां कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। जिसके बाद सोहनलाल अपने छोटे भाई मोहनलाल के पास जाता है। भाई, तुम्हारी वो जमीन मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वह एक बंजर जमीन है। अब मैं वहां खेती नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दो। आपकी कौन सी जमीन? आप यह मत भूलो कि आपने इन पेपरों पर अंगूठा लगाया था और इन पेपरों में यही लिखा था कि आपकी यह जमीन अब से मेरी है। आपकी सहमति से ही आपने अपनी यह जमीन मुझसे बदली थी। अब आपका इस जमीन पर कोई हक नहीं है। चले जाइए यहां से और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती कीजिए। यह बोलकर मोहनलाल ने अपने बड़े भाई सोहनलाल को उसी के खेत से भगा देता है। अब सोहनलाल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आगे की फीस भी उसे नहीं भेज पाता और उदास रहने लगता है। सोहनलाल को इस तरह उदास देखकर उसकी पत्नी सीता उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? लखन को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे तो भेज दिए ना आपने? सोहनलाल अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताता है कि किस तरह से उसके छोटे भाई मोहनलाल ने धोखे से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसे एक बंजर जमीन पकड़ा दी है।
सीता यह सुनकर हैरान हो जाती है। अच्छा जी, तो ये बात है, आपके छोटे भाई हमेशा से ही आपका हक मारते हुए आए हैं और आप हमेशा उसे अपनी किस्मत समझकर कुछ नहीं बोलते। पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। सुनिए, आप एक काम कीजिए। सीता एक समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी। वह सोहनलाल को एक तरकीब बताती है जिससे वह जमीन उन्हें वापस मिल जाए। अगले दिन सोहनलाल फिर से उस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सोहनलाल एक मटके में सोने के कुछ नकली सिक्के लेकर खुशी खुशी वापस गांव आ जाता है। गांव वाले सोहनलाल को इतना खुश देखकर हैरान हो जाते हैं और गांव के एक आदमी ने सोहनलाल से कहा, अरे सोहनलाल भाई, क्या बात है, तुम्हें इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे? अरे भैया, क्या सही बात पकड़ी है तुमने। खजाना ही तो हाथ लगा है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। ये देखो, इतने सारे सोने के सिक्के, ये हमारी उस जमीन से निकले हैं जहां मैं हल चला रहा हूं। जहां भी खुदाई करो, वहीं से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अब हमारे कंगाली के दिन गए। अब तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? खजाना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह तो एक बंजर जमीन है ना। अरे भैया, अक्सर बंजर जमीन पर ही तो खजाना मिला करता है, क्योंकि उसे कोई हाथ ही नहीं लगाता। अब तो हम जहां भी खुदाई कर रहे हैं वहां सोने के सिक्के ही निकल रहे हैं। चलो, मैं चलता हूं, अभी बहुत हल चलाना है। यह बोलकर सोहनलाल वहां से अपने घर चला जाता है, जिसके बाद यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और उड़ती उड़ती मोहनलाल तक भी पहुंच जाती है। जब मोहनलाल को यह पता चलता है कि उसकी बंजर जमीन पर खजाना निकल रहा है, तो वो बौखला जाता है। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया। काश यह जमीन देने से पहले मैं एक बार उस जमीन पर हल चलाकर देख लेता, तो यह खजाना आज मेरा होता। अब किसी भी तरह मुझे यह जमीन भैया से वापस लेनी होगी। यह सोचकर मोहनलाल अगली सुबह फिर से सोहनलाल के पास जाकर उससे कहता है, भैया, आपको आपकी वह जमीन वापस चाहिए थी ना। मैं आपको वो जमीन लौटाने आया हूं। आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए और अपनी वह जमीन वापस ले लीजिए। पर भाई, हमने तो वो जमीन बदल ली थी ना। तुमने ही तो मेरी जमीन को अपना बना लिया था और अपनी जमीन मुझे दे दी थी। और तुमने ही मुझसे कहा था कि अब से वो जमीन मेरी है और मेरी वाली जमीन तुम्हारी है। तुमने मुझसे अंगूठा भी लगवाया था। अब तुम भला मुझसे वो जमीन क्यों मांग रहे हो? वो जमीन तो बंजर है ना। भैया, मैं तो उस दिन आपसे मजाक कर रहा था, ताकि आप उस जमीन पर मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक पढ़ा सको। यह देखो, यह रहे उस जमीन के पेपर। ये रख लीजिए और मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए। सोहनलाल मोहनलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाएगी, पर इस बार मेरी भी एक शर्त है। भैया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बस मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। भाई, शर्त यह है कि तुमको मेरी जमीन वापस करनी होगी और साथ ही तुमको अपनी जमीन वापस लेने के लिए हमें उस जमीन के 2 गुना पैसा देना होगा। तभी मैं तुमको तुम्हारी वह जमीन वापस करूंगा और ये सारा काम लिखित रूप में होगा। मोहनलाल लालच में आकर सोहनलाल की सारी शर्तें मान जाता है और वह तुरंत सोहनलाल को उसकी जमीन और साथ ही अपनी उस बंजर जमीन के 2 गुने पैसे दे देता है और अपनी जमीन वापस लेकर वहां से चला जाता है। वह तुरंत उस खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह खुदाई शुरू कर देता है। वह दिन भर अपने बैलों से अपने खेत में खुदाई करवाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब धीरे धीरे उसे
सारी बात समझ में आती है। मैंने पूरा दिन हल चला लिया, पर इस जमीन पर तो कोई खजाना नहीं निकला। इसका मतलब भैया ने बड़ी ही चालाकी से अपनी जमीन मुझसे वापस ले ली और मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे मेरी ही जमीन के 2 गुना पैसे भी ले लिए। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो अब बर्बाद हो गया। मुझे मेरे इस लालच ने कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्टि सिर्फ ईमानदारी से आती है। हमें हमेशा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।